हे गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो अब सीए फाउंडेशन में जस्ट आपके 30 डेज बचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज बचे हैं। ठीक है, कुछ लास्ट के 5-6 दिन तो मैं अवॉइड ही कर देता हूँ, क्योंकि उसमें आप रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, फिर पहले पेपर की तैयारी में भी लग जाओगे, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 30 डेज बचे हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि लास्ट के 30 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्या क्या करें इस टाइम पे, सो दैट हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अगर अभी तक जो आपकी कमियां चल रही थी 30 डेज में, अगर आप उन कमियों पे वर्कआउट करते हो और थोड़ा सा मेहनत करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप 300 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये 30 डेज आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर खराब कर दिया तो सारी मेहनत अभी तक की बेकार हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। और इसको बेस्ट यूटिलाइज कर लिया तो अभी तक अगर आप थोड़े ढीले थे या थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो वो आप 30 डेज में इंप्रूव करके काम अपना पूरा कर दोगे। ठीक है, या जो बच्चा अभी तक सीरियस भी नहीं था, थोड़ा पढ़ाई को लेकर सिंसियर भी नहीं था, अगर वो लास्ट के 30 डेज में भी सिंसियर हो जाता है ना, तब भी वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएगा। ठीक है जी, तो 30 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सो दैट अब की बार हमारा स्कोर 300 पार पहुंच जाए। अब की बार 300 पार, ये आपको अपना टारगेट सोच के चलना है। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहां पर, सिर्फ आप सुनते चले जाओ। ठीक, पहला पॉइंट होता है सिलेबस कंप्लीट, कि भाई लास्ट के 30 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो कोशिश ये करे कि अगले 1 वीक के अंदर अंदर, 1 वीक या 10 डेज के अंदर अंदर अपना सिलेबस पूरा खत्म कर दे। ठीक है, एक बार आपका सिलेबस साइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस साइड नहीं होगा, जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस पूरा होने का मतलब है कि 100% पूरा हो गया। अगर आपका 90% भी पूरा हो गया ना, तो भी कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई ठीक है, एक आध कोई टॉपिक बचा है वो हम कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो 90% भी अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो हफ्ता 10 दिन और है आपके पास, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपका सिलेबस एटलीस्ट 90% पूरा हो जाना चाहिए, सो दैट एक बार की टेंशन खत्म हो जाएगी। ये नहीं होगा कि मुझे कोई नई चीज पढ़नी है, ठीक है, ये होगा कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे जस्ट रिवाइज करना है। देखो, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल सी चीज है कि जो पढ़ा हुआ है आपको लग रहा होगा कि पहले की चीजें तो मैं भूल चुका। मान लो अकाउंट्स की मैं बात करूं, तो अब हमारा एक लास्ट चैप्टर भी खत्म, सिलेबस भी खत्म हो गया, तो हो सकता है कि हमने जो सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा था, कंसाइनमेंट पढ़ा था, हम तो वो भूल चुके होंगे। ये नॉर्मल सी चीज है, भूलता कभी कोई कुछ नहीं है। ये हमारे माइंड में ना मिथ रहता है कि हम भूल गए होंगे, कभी भी कोई कुछ नहीं भूलता। आपने जो चीज पढ़ी है वो आपको याद रहेंगी, बस क्या होता है कि आपका टच दूर हो गया, मतलब वो टच में नहीं है वो चीज। एक बार आप दोबारा उसको पकड़ोगे ना, रिवाइज करने बैठोगे, वो सारी चीज आपको रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ पीछे का भूल रहा हूँ। ये एक नेचुरल चीज है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होगा, कोई ऐसे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दोबारा जब पढ़ने बैठोगे, रिविजन करने बैठोगे, सब चीजें रिकॉल होती चली जाएगी। ठीक है जी, अच्छा, अब ये लास्ट के 30 डेज में आपको अपना सिलेबस कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, मैंने तो 2 बार लिखा है, बच्चे 3-3, 4-4 बार भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 30 डेज का मतलब हो गया कि अगर आप 10 दिन में 30 डेज को डिवाइड करोगे तो 3 स्लॉट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो 10 दिन में आराम से पूरा सीए फाउंडेशन रिवाइज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप अपने सिलेबस को चाहो तो 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ रिवीजन कोई इतनी लंबी चौड़ी काम की नहीं आती। जो बच्चा 2 रिवीजन भी कर रहा है ना, लेकिन 2 रिवीजन भी आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव रिवीजन होनी चाहिए, कि मैंने अगर 2 रिवीजन करी है तो मेरी वो इफेक्टिव है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं, मैंने जो भी बुक रेफर करी हुई है, स्टडी मैट रेफर किया, उसको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है, मैंने आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इन सबको अच्छे से गो थ्रू किया है, मैंने सारे टेस्ट वेस्ट को परफॉर्म करके देखा है। ये आपकी एक रिवीजन बनती है। ऐसी अगर आपने 2 रिवीजन भी कर लिया ना, बहुत है। कोई नहीं कहता कि 4-4, 5-5 रिवीजन करो, या आपने कई बार सुना होगा ना कि भाई 5 रिवीजन कर लो, 6 रिवीजन कर लो, उससे कुछ नहीं होता। मैं तो कहता 2 ही रिवीजन कर लो, लेकिन अच्छे से करो, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप आराम से 2 रिवीजन लास्ट के 30 डेज में कर सकते हो। 15-15 दिन का टाइम निकाल के आप 2 रिवीजन आराम से कर सकते हो। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट। आपको टेस्ट देने हैं हर एक सब्जेक्ट के कम से कम। अच्छा, ये जो टेस्ट की बात कर रहा हूं ना, ये मैं फुल कोर्स की बात कर रहा हूं, फुल कोर्स या फिर 50% सिलेबस को कवर करते हुए। ठीक है, मैं यहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं फुल कोर्स टेस्ट की बात,
या फिर अपने सिलेबस को 50-50% में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उसको मिलाकर आपको 3 से 5 टेस्ट पर सब्जेक्ट करने हैं, हर एक सब्जेक्ट के, खाली प्रैक्टिकल के नहीं, थ्योरी के भी, लॉ के भी, मैथ्स के भी, इको के भी और अपने अकाउंट्स के भी। हर एक सब्जेक्ट के 3 से 5 टेस्ट करने हैं। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूंगा तो अकाउंट्स के मैं आप लोगों के 5 टेस्ट ले लूंगा, जिसमें आपके 2 टेस्ट तो आपके 50-50% सिलेबस के होंगे और 3 आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए ले लूंगा। जितने भी अभी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, इन लोगों के तो सेंटर पे टेस्ट होंगे, और जो भी बच्चा हमारा ऑनलाइन वाला बच्चा है वो ऐप के थ्रू टेस्ट दे सकता है, और जो भी हमारा यूट्यूब स्टूडेंट है उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैं टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो ऐप में आपको टेस्ट मिलेंगे, वो 5 के 5 टेस्ट विद सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस भी आप वहां से देख सकते हो, और जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको चेक होके मिलेगा, ठीक है जी। तो आपको 3 से लेकर 5 टेस्ट पर सब्जेक्ट देने हैं, इसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसके बिना एग्जाम में जाना अधूरा है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो टेस्ट हो गया आपका। अगला पॉइंट आता है फोकस ऑन, कहां से पढ़े, कहां से पढ़े, क्या बुक रेफर करूंगा। देखो, या तो आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल रेफर करो, पॉइंट नंबर 1, या फिर जिस भी टीचर की आपके पास क्लासेस हैं या क्लासेस ले रखी है उस टीचर की बुक रेफर करो। दोनों में से कोई एक चीज रेफर करनी है, ठीक है। ध्यान दें, अगर आईसीआई स्टडी मैट है तो वो फुली अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें आप कोई पुरानी चीजें पढ़ रहे हो, तो एडिशन चेक कर लेना उसका, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अमेंडमेंट होती है, इंस्टीट्यूट अपडेट स्टडी मैट में ना करके आरटीपी में डालता है, तो वो स्टडी मैट में बस थोड़ी सी आपको ये मेहनत करनी पड़ती है कि स्टडी मैट के साथ साथ मेरे को 2-3 आरटीपी में भी अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, तो वो आप लिंकेज बना सकते हो तो वो ठीक है। नहीं तो जहां आपने क्लासेस ले रखी है ऑब्वियसली वो आपको अमेंडेड बुक देगा, तो वो अमेंडेड बुक पढ़ो। अकाउंट्स में मैं आपको क्या कहता हूं कि मेरी बुक रेफर कर लो और स्टडी मैट के क्वेश्चंस को जस्ट देख लो, क्योंकि स्टडी मैट के 95% क्वेश्चन मेरी बुक में होंगे, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है अलग हो, वो आपको अलग से करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सेफर साइड पे बोलता हूं कि आप स्टडी मैट देख लो, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, प्लस आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और एमटीपीज, ये आपको जरूर करने हैं। कितने करने हैं? 3 से 4 अटेम्प्ट के, ज्यादा पुराने करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 अटेम्प्ट के अगर आपने आरटीपी कर लिए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर लिए और मॉक टेस्ट कर लिए, मॉक टेस्ट अभी लेटेस्ट 2 आएंगे इंस्टीट्यूट के, तो वो 2 कर लेना, और आरटीपी और पीवाईक्यूज पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के कर लेना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बोल देता हूँ भाई, अकाउंट्स के लिए आरटीपी और पीवाईक्यू के लिए मैं अभी रिवीजन सेशन स्टार्ट करूंगा, और रिवीजन सेशन हमारे जो स्टार्ट होंगे उसकी मैं आपको डेट बता देता हूँ। तो वो जो डेट रहेगी हमारी 22 तारीख रहेगी, 22 मई से, मतलब 21 मई के बाद शुरू होंगे, आफ्टर 21 में। अभी मैं डेट कमिट नहीं कर रहा कि 22 से शुरू हो जाएंगे, एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन 21 तारीख के बाद से आपके शुरू हो जाएंगे रिवीजन। उस रिवीजन में कॉन्सेप्ट्स पकड़ेंगे और यही करेंगे हम, आरटीपी और पीवाईक्यूज और एमटीपी। तो ये अकाउंट्स के तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब बचे अदर सब्जेक्ट्स के, लॉ हो गया, इको हो गया, मैथ्स हो गया, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से साथ साथ देखते हुए चलो, साथ साथ देखते हुए चलो, इसको मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से और स्टडी मैट अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना, पेपर आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपकी कवरेज होगी। नाउ करंट ट्रेंड को देखते हुए मैं अगर खासकर इंटरमीडिएट के अभी पेपर्स के ट्रेंड को देखूं तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी अब आज के टाइम में, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी आपकी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द की टू सक्सेस। इंस्टीट्यूट सारे पेपर अब कंसेप्चुअल डाल रहा है, हर एक कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है। अभी मैंने May 23 इंटर के अटेम्प्ट से देख लिया, अगर आपने क्वेश्चंस भर भर के करे हुए हैं लेकिन आपका कंसेप्ट ही वीक है, बेस आपका फाउंडेशन जो कंसेप्ट होता है ना किसी भी टॉपिक का, वो कंसेप्ट ही वीक है, तो एग्जामिनर भाई क्या करेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंस जाओगे। अभी इंटरमीडिएट के इस बार अकाउंट्स में यही हुआ, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, तो जिसने कॉन्सेप्ट पे ध्यान कम दिया, सिर्फ क्वेश्चन करके चला गया, क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगा दिया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कम किया, तो वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एडजस्टमेंट में फंस गया। और यही आप लोगों के साथ भी फाउंडेशन में होगा, आपका सारा पेपर कंसेप्चुअल आएगा, नॉट ओनली अकाउंट्स, हर एक सब्जेक्ट का, इको हो गया आपका, मैथ्स हो गया, लॉ हो गया, किसी भी कॉन्सेप्ट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं कि 10 में से आप 9 टॉपिक्स कर लो, अगर एक टॉपिक आप करो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन 9 टॉपिक अगर आप कर रहे हो ना, तो वो 9 टॉपिक आप पूरे पक्के करके चलना, उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
100% कर सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 10 में से 9 ही टॉपिक कर रहे हो, एक अगर आपको लगता है कि भाई ये मैं छोड़ दूंगा, इसमें मेरे को दिक्कत आती है, मैं टाइम इसमें कम खराब करना चाहता हूँ, ज़्यादा ना खराब करूँ टाइम, तो अब वो 9 टॉपिक पूरे पक्के होने चाहिए कि उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ जाए मैं पूरा तैयार हूँ, ऐसा करके जाना। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कंसेप्ट को बार बार पढ़ो। जब भी रिवीजन कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो। भले ही आप 10 क्वेश्चन कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट पक्का है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको डील तो कर पाओगे, हिला तो पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान आपको पूरा देना है। अब ये लास्ट के 1 महीने में मैं कितनी देर पढ़ाई करनी है, यही बच्चा पूछता है। देखो, पढ़ाई का ऐसा कोई टाइम पीरियड ही नहीं होता। कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़ के भी काम कर देते हैं, कुछ बच्चे 14 आवर्स भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है कि वो 14 आवर्स बैठना भी बेकार है। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन देखो, ये तो कहने की बात होती है कि मैं तो 4-6 घंटे पढ़ता था और मैं AIR 1 बन गया, ऑल इंडिया रैंक ले आया 4-6 घंटे में। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा बंदा ये चीज़ बोल रहा है तो वो झूठ है, वो तो फेक है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि इस समय पे आपको 10 से 12 घंटे का स्टडी आउटपुट निकालना है। कैसे निकालोगे, कब निकालोगे, अप टू यू। मैं इस वीडियो में ये भी नहीं बता रहा कि सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, वो सबके अपने ऊपर होता है। कोई बच्चा रात को पढ़ना प्रेफर करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, कोई ना रात को ज़्यादा देर पढ़ता ना सुबह जल्दी उठ सकता है, लेकिन वो इवनिंग और दिन के टाइम पे ज़्यादा पढ़ लेता है। ठीक है, दैट इज अप टू यू, या टोटली आपके ऊपर है। आपको ये देखना है कि आपके घर में या जहां भी आप पढ़ रहे हो डिस्ट्रैक्शन सबसे कम कब है। ठीक, अगर आपको लगता है कि भी सुबह सुबह उठता हूं और घर में बहुत डिस्टर्बेंस है, तो उस टाइम पे पढ़ना अवॉइड करो। जैसे मान लो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक घर में बहुत डिस्टर्बेंस है कि भाई घर वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको कहीं स्कूल जाना है, या आपके पेरेंट्स हैं, ऑफिस जाना है, तो उस टाइम पे बहुत डिस्टर्बेंस है, तो आप उस टाइम पे पढ़ना अवॉइड करो। उस टाइम पे सो जाओ, 7 से 9 के बीच में सो जाओ। सर 7 से 9 सोना है, वो तो उठने का टाइम है। नहीं, पहले उठो ना, आप 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ो। ठीक है, और उस टाइम पे 7 से 9 के बीच में सो जाओ। या आप लेट नाइट पढ़ रहे हो तो 5 या 6 बजे तक पढ़ो। ठीक है, 5 बजे सो जाओ ताकि आप सुबह 10 बजे तक उठो, 9 बजे तक उठो। ठीक है, तो ऐसा आपको टाइम देखना है कि जब बहुत डिस्टर्बेंस है उस टाइम पे आपको पढ़ना अवॉइड करना है, सो दैट जिस टाइम पे कम से कम डिस्टर्बेंस होगी तब आप उठ के फ्रेश उठ के पढ़ाई अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अपना शेड्यूल बना के चलना है, सो दैट आपके 10 से 12 घंटे निकल जाए। 10 से 12 घंटे निकालने के लिए आपको 3-3 घंटे के 4 स्लॉट बनाने हैं। वैसे स्लॉट मैंने अभी लिख रखे नीचे, तो उस हिसाब से आप बना लेना। ठीक है, लास्ट के 1 महीने में, ये अगले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 1 महीने में कोई मूवी नहीं देखने जाना। ठीक है, किसी भी मूवी में टाइम पास करना, मूवी देखने का टाइम आएगा, सब चीज़ का टाइम आएगा। एग्जाम खत्म कर लो, फिर मूवीज ही देखते रहना। ठीक है, कोई सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, अवॉइड करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद जितना मर्जी फेसबुक करो, जितना मर्जी इंस्टाग्राम पे रील्स देखो। ठीक है, अभी इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। कोई भी बिंज वॉचिंग नहीं होनी चाहिए, कोई नेटफ्लिक्स नहीं चलेगा इस टाइम पे, कोई प्राइम नहीं, कोई हॉटस्टार नहीं, कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो ये 1 महीना कम से कम इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सर मैं तो ना क्या करता हूँ, जब मैं पढ़ लेता हूँ ना तो पढ़ते पढ़ते मैं थक जाता हूँ। ठीक है भाई, और जब मैं थकता हूँ ना तो मैं एक सीरीज़ लगा लेता हूँ, उसका एक एपिसोड देख के मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये सब बेवकूफ़ वाली बात है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको एक सीरीज़ में इंटरेस्ट आ जाएगा ना तो आप उसके 5-6 एपिसोड देख के हटोगे। ठीक है, तो ये तो कहने वाली बात है कि मैं एक एपिसोड देख के इंटरेस्ट, वो बनाते ही इस तरीके से हैं। ये तो आपको सबको पता है कि सीरीज एपिसोड बनते ही इस तरीके से कि बंदा अपने आप ही अगले एपिसोड पे जाए, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो अगर आपको किसी सीरीज में इंटरेस्ट आ गया तो आप सीधा 1 ही या 2 दिन में उसको पूरी खत्म कर दोगे। और क्या करोगे, टाइम वेस्ट ही तो करोगे अपना पूरा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई इस 30 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें मत करना। अगर आपको रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप म्यूजिक सुनो, आप वॉक पे निकलो, आप मेडिटेशन करो, आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उसमें भी बंदा रिलैक्स हो सकता है। ये तो अपने माइंड में बना रखा है कि मैं कोई सीरीज देख के ही रिलैक्स होऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ ही नहीं देखना तो आप कार्टून देख लो। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कार्टून। सर हम तो बड़े बच्चे, हम कार्टून देखेंगे? अरे कार्टून तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं करता था ये अपने टाइम में, आपको बताता हूँ। जब मैं पढ़ाई से थक जाता था ना, मैं कार्टून देखता था। मुझे कार्टून्स पसंद है। लाइक कौन कौन से कार्टून जो हमारे टाइम के होते थे? नहीं, डोरेमोन तो ये सब तो अब आई हैं चीज़ें। मेरे टाइम पे वो चलता, मिस्टर बीन चलता था, तो मैं मिस्टर बीन और टॉम एंड जेरी, ये मैं बहुत देखता था। ठीक है, तो 30-30 मिनट्स का आप यूट्यूब पे देखोगे, 30-30 मिनट्स के एपिसोड मिलेंगे, तो इनका एक एपिसोड देख के मैं रिलैक्स फील करता था। तो ये कर सकते हो आप, ये करो।
ठीक है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। अब लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड जस्ट स्टडी, अपने आप को एक कमरे में बंद करो, ठीक है, अगर आपका सेपरेट रूम है तो अपने आप को एक रूम में बंद करो और पढ़ने लग जाओ, और पढ़ने लग जाओ। सर हमारे पास तो ना सेपरेट रूम नहीं है, ये बहानेबाजी है। सेपरेट कोना तो होगा, सेपरेट एरिया तो होगा, ठीक है, कुछ नहीं है, टेरेस तो होगी, कहीं पर भी बैठ के पढ़ लो, नहीं है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सेपरेट जगह है या सेपरेट रूम है तो अपने आप को रूम में बंद करो, ठीक है, और बस पढ़ने लग जाओ। ध्यान रहे उस रूम में आराम वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या आराम वाली चीजें नहीं होनी चाहिए? उस रूम में कोई एसी नहीं होना चाहिए, उस रूम में कोई फ्रिज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस रूम में कोई आरामदायक चीजें नहीं होनी चाहिए, उस रूम में कोई बेड नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। अगर ये चीज है तो ये फिर आपको आपका टाइम खराब करेंगी, ठीक है, क्योंकि इंसान की जो असली मेहनत निकल के आती है ना, वो कहते हैं ना कि जब तक वो अपने क्या बोलते हैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता जिंदगी, ठीक है। तो ये एसी, फ्रिज, बेड ये आपके रूम में अगर है तो समझ लो वो रूम सिर्फ सोने के लिए आप यूज करोगे, उसमें पढ़ाई नहीं होगी फिर आपकी, ठीक है। और पढ़ाई में इतना घूम जाओ, इतना कहते हैं ना पढ़ाई में इतना मिक्सअप हो जाओ या इतना घुस जाओ पढ़ाई के अंदर कि आपको गर्मी ही ना लगे, ठीक है। जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था मेरे को तो पंखे की आवाज़ भी नहीं सुहाती थी, मैं तो पंखा भी बंद कर देता था, क्योंकि लगता था कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए, तो मैं पंखा भी बंद कर देता था। भले पसीने आ रहे होते थे लेकिन पंखा बंद करके मेरा जब पढ़ाई में ध्यान था तो पढ़ाई ही कर रहा होता था मैं। उस टाइम मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे गर्मी लग रही है क्या हो रहा है, हाँ बस पानी की बोतल लगता था, पानी पीता रहता था, पढ़ता रहता था, ठीक है। उस टाइम पे कोई बेड नहीं होता था, ठीक है, या तो टेबल चेयर पे पढ़ता था, ठीक है। अगर किसी के पास टेबल चेयर नहीं है तो ज़मीन पे पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, मैं तो ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ लेता था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आराम नहीं होना चाहिए उस कमरे में, ठीक है। तो अपने आप को रूम में बंद करो और ध्यान क्या होना चाहिए कि सिर्फ सीए फाउंडेशन 1 महीने बाद पेपर है, 300 प्लस का टारगेट है। माइंड में टारगेट ही बड़ा रखो ना, तुम क्यों ये टारगेट रख रहे हो कि मुझे पास होना है फाउंडेशन में? टारगेट रखो कि मेरे को 300 या 350 नंबर लेके आना है, ठीक है, और उसके लिए मेहनत करो, अपने आप ही तुम्हारे नंबर आएंगे फिर, ठीक है। कोई भी फैमिली वर्क और कोई भी आउटिंग्स नहीं होनी चाहिए इस लास्ट के 30 डेज में। मतलब फैमिली अगर कहीं शादी ब्याह में या किसी पार्टी में जा रही है तो आपको भैया मना करना पड़ेगा, आपको मना करना पड़ेगा कि मेरे लिए अभी इस समय कोई पार्टी आउटिंग नहीं है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट शादी है उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ सकता है, अनलेस कि आपका कोई खास क्यों ना हो। मतलब आपके खास भाई बहन की शादी है तो ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके किसी कज़न की शादी है आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या करोगे तुम शादी में जाकर? ठीक है, शादी में जाके और परेशान ही हो जाओगे, मन लगेगा शादी में? खुद ये बताओ, तुम किसी शादी में चले गए और तुम्हें पता है कि 10-15 दिन बाद पेपर है तुम्हारे, क्या तुम्हारा शादी में मन लगेगा? नहीं ना। तो ऐसी जगह जाके करोगे क्या जहाँ तुम्हारा मन ही ना लगे? ठीक है, एग्जाम के बाद चले जाना। कोई खास अगर तुम्हारे दोस्त की शादी है तो एग्जाम के बाद उससे मिलाना, उससे पार्टी बाद में ले आना। ठीक है, कई बार किसी का बर्थडे पड़ जाता है बीच में, पेपरों के बीच में बर्थडे आ जाता है। आ रहा है किसी का बर्थडे? अच्छा आ रहा है, ठीक है, अवॉइड कर देना अपना बर्थडे सेलिब्रेशन। सही बता रहा हूँ मैं, अवॉइड कर देना अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में भी 100% नहीं दे पाओगे, कैंसिल करना पड़ेगा। एग्जाम के बाद कर लो बर्थडे, क्या दिक्कत है? एग्जाम के बाद कर लो बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जिसको बर्थडे पार्टी के लिए बुलाना है उसको तो कभी भी बुलाओ, अपने आप ही आ जाएगा। रिजल्ट के साथ बुला लो कि भाई मेरा फाउंडेशन पास हो गया, डबल पार्टी है, समझो मेरी बात। ठीक है, तो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, कोई फैमिली आउटिंग नहीं। अच्छा, कोई फैमिली वर्क भी नहीं होना चाहिए। कई बार ना घर वाले बोल देते हैं कि भाई ये काम है वो काम है, तो इस समय आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इस समय कोई काम नहीं कर सकता। वैसे तो एक बार आप अपने पेरेंट्स को बोल दोगे कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब मत करो, घर वाले नहीं करते डिस्टर्ब। ये एक तो बच्चे बहानेबाजी करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे ना घर पे काम बहुत होते हैं। मैंने कहा क्या काम होते हैं? कि सर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो घर वाले कहते हैं ये ला दे वो ला दे ये ला दे वो ला दे। मैंने कहा तो झूठ है। तुम एक बार घर पे ये बोल दोगे ना कि मैं इससे इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ रहा हूँ, तो वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। वो क्यों बोलते हैं तुम्हें? क्योंकि उनको पता है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे, उनको पता है कि तुम टाइम पास करो। तो फिर तो वो बोलेंगे ना जब तू वैसे ही टाइम पास करा तो तू घर के काम ही कर दे एक दो। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो कोई फैमिली वर्क कोई आउटिंग इस लास्ट के 30 डेज में नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करनी है आपको। ओके, अब ये मैंने आपको बताया कि भाई 2.5 से 3 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देने हैं। ये स्लॉट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। जब भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप लेट नाइट पढ़ रहे हो, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहे हो, तो मैंने आपके लिए ना स्लॉट्स बना दिए हैं कि आपको कैसे शुरुआत करनी है और हर सब्जेक्ट को कितनी कितनी देर देनी है, ठीक है। ये सारी चीजें बाद में लिखते रहना, वीडियो को दोबारा देखना चाहे तो देख के लिख लेना। सुबह सुबह उठते ही, जिस भी टाइम पे आप उठ रहे हो, अगर आप लेट नाइट उठ रहे हो तो थोड़ा लेट ही उठोगे, आप लेट नाइट पढ़ रहे हो तो ठीक। अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तो आप सबसे पहले मतलब 4-5 बजे भी उठ जाओगे। तो उठते ही पहला स्लॉट आपको अकाउंट्स उठा लेनी है। कितनी देर? 2 से 3 घंटे, ठीक है। 2 से 3 घंटे मैंने इसलिए लिखा है, ये वेरिएबल है, कभी 2 घंटे में भी आपका काम पूरा हो जाएगा। टारगेट बनाओगे ना कि आज मेरे को ये चैप्टर करना है, तो वो कई बार 2 घंटे में भी हो सकता है, कई बार कोई बड़ी टॉपिक उठा लिया तो 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बहुत है। इस ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन अकाउंट्स में लगे हुए हो, वो बेकार चीज़ है, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे अकाउंट्स को दे दिया उठते ही, ठीक है। फिर सेकंड स्लॉट 1.5 घंटे का निकाल लो, बीसीके पढ़नी है, आराम से हो सकती है 1.5 घंटा बीसीके के लिए, आराम से रिवीजन हो जाएगा। छोटा सा सिलेबस है, इजी सा सिलेबस है, आराम से कवर हो जाएगा। तो बीसीके के लिए निकाल लिया 1.5 घंटा। फिर थर्ड स्लॉट 2 घंटे लॉ के लिए निकाल लिए कि भाई 2 घंटे में को लॉ पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी है, आप 2 से फालतू घंटे नहीं पढ़ सकते उसे, 2 घंटे बहुत है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं स्लॉट दे रहा हूँ ना, इस बीच में कोई आपको अपनी सीट से उठना नहीं है और इस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं 2-3 घंटे पढ़ रहा हूँ और 2-3 घंटे में आप 5 बार तो उठ चुके अपनी सीट से, तो वो तो बेकार है। वो 2-3 घंटे ऐसे बैठना बेकार है। उठना है, काम करना है, वो सब पहले करो, और एक बार अगर आप बैठ गए अपनी सीट पे तो वो स्लॉट पूरा करके ही उठोगे आप, ठीक है जी। फिर लॉ पढ़ लिया, बीसीके पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, ठीक। फिर मैं मैथ्स का स्लॉट डाल रहा हूँ, 4th स्लॉट। 2 से 3 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का टाइम लेगा थोड़ा, तो मैथ्स उठा लेना 2 से 3 घंटे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, छोटा टॉपिक है तो 2 घंटे, बड़ा टॉपिक है तो 3 घंटे, 3 घंटे से फालतू मत करना। फिर 5th स्लॉट 1.5 घंटा बीसीआर को उठा लिया, छोटा सिलेबस है बीसीआर, तो 1.5 घंटा दो। कई बार बच्चे ये बीसीआर बीसीके इनको पढ़ते ही नहीं है, कहते इसको मैं कर ही नहीं रहा, बाद में कर लूंगा। अरे वो बात कभी नहीं आएगा, यही डुबा देगा फिर तुम्हें। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ने अगर वो टॉपिक डाल रखा है तो वो इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी टॉपिक को आप ढीला नहीं छोड़ सकते, और किसी भी टॉपिक में ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते कि भाई ये तो मेरे को आता है, ठीक है। और लास्ट स्लॉट 1.5 से 2 घंटा आपको इको को देना। जनरली बच्चा सोचता है इको तो मैं कर लूंगा, इको तो मेरे को आती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है उसमें, नहीं, फिर इसमें ही डुबा देगा काम, इसमें काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ये सोच के भी नहीं छोड़ना कि मेरे को आता है, और ये सोच के भी मत छोड़ देना कि भाई ये मेरे को दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे आप में से एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि भाई मेरे को लॉ में दिक्कत होती है, ठीक है, वो लॉ में सीरियस हो ही नहीं रहा, उसने मन में बिठा लिया कि मुझे लॉ मुश्किल लग रहा है या मुझसे लॉ हो ही नहीं रहा। अगर आपने मन में बिठा लिया तो फिर वो चीज़ होगी ही नहीं। किसी भी चीज़ का डर है तो जब तक उस डर को कहते हैं ना, डर से फाइट नहीं करोगे तब तक वो डर निकलेगा कैसे, ठीक है। तो ये स्लॉट है जो आपको बनाकर चलने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके स्लॉट हो गए। अच्छा, हर एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट का गैप जरूर लेना है। ऐसा ना हो कि लगातार पढ़ते ही जा रहे हो, ठीक है, फिर क्या होगा, एक टाइम बाद ना माइंड चलना बंद हो जाएगा। पढ़े जा रहे हो, बैठे हुए हो, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। इसलिए हर स्लॉट के बाद 10 से 15 मिनट का गैप लो, उठो, थोड़ा बालकनी में जाओ। किससे, ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट में फ़ोन पे किसी से बातें करने लग गए, नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट में क्या करना है, उठना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी है, बालकनी में खड़े होना है, पानी वानी पीना है, फिर दोबारा बैठ जाना पड़ना, ठीक है, ओके। आगे और लास्ट कि आपको मेडिटेशन और वॉक के लिए कम से कम पूरे दिन में 30 मिनट निकालने हैं। आधा घंटा अपनी बॉडी को जरूर दे देना, नहीं तो क्या होता है कि हम पढ़ते रहते और अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते, फिर क्या होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, और एक बार तबीयत खराब होगी तो फिर कई दिन खराब हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, ठीक है। जंक फूड वगैरह ये लास्ट के 30 डेज में मत खाना, ठीक है। ऑयली फूड मत खाना, ठीक है। ये मैं पॉइंट लिखना भूल गया, नहीं तो मैं लिख देता हूं। ईट लेस बट, क्या लिखेंगे उसे, बट रिपीट, मतलब फ्रीक्वेंट मील्स होनी चाहिए। कम खाओ लेकिन बार बार खाओ, ये फॉलो करना है आपको एग्जाम के टाइम पे। ऐसा ना हो कि एक बार उठे और डिनर कर रहे हो तो भाई आलू के परांठे खा रहे हो 5-5, 6-6, सुबह सुबह नाश्ते में छोले भटूरे खा रहे हो, वो अभी इस समय नहीं,
थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, ठीक है। क्या खा सकते हो, थोड़ी देर में फ्रूट्स खा लिया, सैलेड खा ली, जूस पी लिया, शेक पी लिया, लंच कर लिया, लंच में सिर्फ 2 रोटी खा ली, ठीक है, ताकि बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। फिर उसके बाद इवनिंग टी पी ली, ग्रीन टी पी ली, कॉफ़ी पी ली, साथ में कुछ मंचिंग कर ली, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहो ताकि वीकनेस ना आए बॉडी में। नहीं तो हम क्या करते हैं कि भाई काफ़ी देर तक, तो कुछ जनरली यही करते हैं सब कि कई घंटे तक कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन जब खाने बैठेंगे फिर टूट पड़ेंगे खाने पे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स होनी हो चाहिए, ठीक है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो लोग आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उनके साथ 30 मिनट तो स्पेंड करोगे ही, उनके साथ आधा घंटा तो स्पेंड कर ही सकते हो पूरे दिन में। तो आधा घंटा अपनी फैमिली को जरूर देना है। कोई दोस्तों को नहीं देना आधा घंटा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं देना आधा घंटा, वो सब एग्जाम के बाद, फैमिली को जरूर देना आधा घंटा, ठीक है। क्योंकि जब आप फैमिली से बात करोगे ना, उनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, और आप देखना कि आप कितने ज़्यादा खुश हो जाओगे। क्योंकि आपको जो मोटिवेट कर सकता है ना, मेरा तो ये मानना है कि आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपकी फैमिली और आपके टीचर्स कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया तो डिमोटिवेट ही करेगी आपको, बाकी पूरी दुनिया तो सिर्फ, यार एक सिंपल सी बात है, आपकी फैमिली और टीचर्स के अलावा क्या कोई ये चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ? कोई नहीं चाहेगा, कोई दोस्त भी नहीं चाहेगा। ये कहने वाली बात है, कोई दोस्त भी नहीं चाहेगा। सब ये चाहेंगे कि भाई ये सक्सेसफुल ना हो, इंटरनली सब यही चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। लेकिन फैमिली और टीचर्स ये हमेशा चाहेंगे कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ 30 मिनट स्पेंड कर सकते हो आप, करने चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ आधा घंटा बैठो। सर कब बैठूं? स्पेशली आधा घंटा नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप खाना वाना खाते हो तब बैठ जाओ उनके साथ। जब आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, तब आपके मम्मी पापा जो भी अवेलेबल है उनके साथ बैठो, या आपके भाई बहन है, छोटा हो या बड़ा हो, उनके साथ बैठो और अपने मन की सारी बातें बताओ। चाहे उनको समझ में ना आए, लेकिन वो खुश हो जाएंगे, और आपको क्या होता है ना, आपका मन हल्का हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट रहोगे। एक बार जब मम्मी क्या कहती है ना, प्यार से यूं हाथ फेर देती है सर के ऊपर, कितनी अच्छी फीलिंग होती है वो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना, बढ़िया फीलिंग होती है ना वो, कि जब मम्मी एक बार प्यार से या पापा प्यार से एक बार हाथ फेर दे, तो चलो ये पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो हाथ तो तब फेरेंगे ना जब आप उन्हें कुछ चीज़ बताओगे। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, हम उनके साथ बैठते ही नहीं। ये आपकी गलती है। जो लोग आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो उनके साथ तो टाइम स्पेंड करो। वो कभी आपसे नहीं मांगेंगे, जब आप क्वालिफाई भी कर जाओगे ना, वो तब भी आपसे नहीं मांगेंगे कुछ, ठीक है। वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको क्या देते हो, आप उनको कितनी अच्छी लाइफ देते हो, ठीक है। भाई सीए कोर्स में जो भी बंदा आता है वो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है। कोई जो बिल्कुल हाई क्लास और रिच फैमिली का बंदा होगा ना, वो सीए करता ही नहीं है, वो और किसी कोर्स में चला जाता है। क्योंकि सीए कोर्स में चल रही है एवरेज मिडिल क्लास ही आता है, ठीक है, कि मुझे अपनी फैमिली के फ्यूचर को या अपने फ्यूचर को या अपनी फैमिली के स्टेटस को बड़ा करना है, ठीक है। तो उनके साथ 30 मिनट तो आपको स्पेंड करने बनते हैं, ठीक है। और आज से ही अपने मन में ठान लो कि मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। देखो रिजल्ट आना ना आना किस्मत भी है, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन पहले आप अपने एफर्ट तो लगाओ पूरे 100%। अगर आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट ही 100% नहीं लगाओगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो अपनी तरफ से पूरा 100% दो, ठीक है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके नाम के आगे ये सीए प्रीफिक्स जुड़ जाएगा, और जिस दिन नाम के आगे ये सीए प्रीफिक्स जुड़ जाएगा तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, इनको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी कि भाई हमारा बच्चा कुछ कर गया, ठीक है। और समझ लो, आज से ठान लो कि ये डिग्री आपको अपने पेरेंट्स को समर्पित करनी है, कि भाई मैं इनके लिए ये काम कर रहा हूं, इनके लिए मेरे को अपने नाम के आगे सीए लगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको अपने लास्ट 30 मिनट्स यूटिलाइज करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी,
ठीक है जी। इस तरीके से आप तैयारी करो, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सीए फाउंडेशन के सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलो भाई, ओके, बाय बाय।